Good morning class. Hello students. Today we discuss chapter 5. ज्योग्राफी का जो चैप्टर 5 है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर 5 इज़ वाटर और इन दिस वीडियो वी डिस्कस पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो. आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 का. इन चैप्टर 4 वी डिस्कस एयर एंड इन चैप्टर 5 वी डिस्कस वाटर. पानी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली वी डिस्कस इन दिस वीडियो न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर. न्यू वर्ड्स टू रिमेंबर कि न्यू वर्ड्स जो इस चैप्टर में आप लोगों के क्या आए हैं उनसे आपको नॉन करवा देते हैं सबसे फर्स्टली. तो यस देखिए, फर्स्ट न्यू वर्ड इज़ ओशियंस. ओशियंस आपने ये वर्ड सुना भी हो. ओशियंस जिन्हें हिंदी में महासागर बोला जाता है. लार्ज वाटर बॉडीज सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ. यहाँ ये बोल रहा है लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है, मतलब बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ ये होती है पानी की. एंड जो कहाँ पर होती है, कॉन्टिनेंट ऑन दी अर्थ होती है. फिर देन सेकंड न्यू वर्ड इज सैलिनिटी. क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन ओशियन वाटर. ओशियन का जो वाटर है उसमें सैलिनिटी मतलब नमकीन, वो नमकपन कितना है, खारापन कितना है. ओशियन वाटर क्या होता है, नमकीन, उसमें सॉल्ट मिक्स होता है, तो वो खारापन कितना अवेलेबल है वो चीज़ कहलाती है सैलिनिटी. फिर देखिए वेव्स. वेव्स को हिंदी में बोलते हैं लहरें. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑफ ओशियनिक वाटर इन इट्स ऑन प्लेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड्स और अदर इन्फ्लुएंसेस. यहाँ ये बोल रहा है जो समुद्र के पानी का अपवर्ड होना, देन फिर डाउनवर्ड होना अपने ही जगह पर, किस कारण से, या तो हवा की वजह से या कि कोई और अदर इन्फ्लुएंस की वजह से, अदर रीजंस की वजह से क्या होना, जो ओशियंस वाटर अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है तो वो चीज़ कहलाती है वेव्स मतलब लहरें. नेक्स्ट वन इज करंट्स. कांस्टेंट फ्लो ऑफ सरफेस और डीप ओशियनिक वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ परमानेंट विंड्स. अब यहाँ ये बोल रही करंट्स. ओशियन में जो करंट्स आते हैं उन्हीं की यहाँ ये बात करी जा रही है. कांस्टेंट मतलब जो डीप ओशियनिक मतलब ओशियन के अंदर का जो डीप वाटर है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होता है और एक परमानेंट विंड्स की वजह से. जो हमने एयर चैप्टर में परमानेंट विंड्स पढ़ी थी उसका मतलब होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में बहती है और पूरे साल बहती है, वो होती है परमानेंट विंड्स. तो उन परमानेंट विंड्स की वजह से जो ओशियन का जो डीप वाटर है, अंदर के पानी में जो टाइड ज्वार आता है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो कहलाती करंट्स. फिर देखिए टाइड्स. टाइड्स को हिंदी में बोलते हैं ज्वार. राइज एंड फॉल इन द वाटर लेवल ऑफ ओशियन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून. यहाँ ये बोल रहा है मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो वाटर लेवल है या तो राइज बढ़ता है या फॉल कम होता है, तो ये चीज़ कहलाती है टाइड. क्या कहलाती है, टाइड. कि जो ओशियन का जो लेवल है एकदम से बढ़ रहा है फिर देन लो हो रहा है, तो ये चीज़ कहलाती है टाइड. देन लास्ट न्यू वर्ड इज सुनामी. सुनामी मीन्स ह्यूज वेव कॉस्ट ड्यू टू अंडर वाटर अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शन एंड मेटेरॉइड इम्पैक्ट. मतलब समुद्र के अंदर जो सुनामी आती है किस वजह से, भूकंप की वजह से भी आ सकती है, लैंडस्लाइड होने की वजह से भी आ सकती है, वॉल्केनो इरप्शन की वजह से भी आ सकती है वो सुनामी, एंड मेटेरॉइड इम्पैक्ट की वजह से कि बाहर आसमान से कोई उल्का वगैरह मेटेरॉइड आकर उसमें मिला है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी क्या हो सकती है, सुनामी आ सकती है. मतलब समुद्र के अंदर क्या आना, तूफान आना इस सुनामी. यस स्टूडेंट, कम टू दी चैप्टर. अब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे. आउट ऑफ 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इन्वायरमेंट. यहाँ ये बोल रहे हैं जो 3 मेन चीज़ें जो इन्वायरमेंट की बताई हुई है यहाँ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर. यस, तो हाइड्रोस्फीयर है ऑन स्पेशल प्लेस. जो हाइड्रोस्फीयर है जो मतलब जो पानी वाला एरिया है उसका अपने ही प्लेस है, अपनी ही जगह है हाइड्रोस्फीयर की. मतलब जो पानी वाला पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है, उसकी अपनी ही जगह है हाइड्रोस्फीयर की. यस देखिए, इट इज़ बिकॉज इज बिलीव्ड दैट लाइफ ऑफ अर्थ ऑरिजिनेटेड इन वाटर. यहाँ ये बोला है जो अर्थ पर जो लाइफ पॉसिबल हुई है, जीवन जो संभव हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, पानी की वजह से ही हुआ है. अगर अर्थ पर क्या होता, वाटर नहीं होता तो शायद लाइफ जो है पॉसिबल ही नहीं होती. यहाँ कोई लाइफ पॉसिबल, ना प्लांट्स होते हैं, ना एनिमल्स होते हैं, ना ह्यूमन बींग होंगे. ये सभी किसकी वजह से है, पानी की वजह से. और पानी वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है. क्या बोला जाता है पानी वाले पार्ट को, हाइड्रोस्फीयर यहाँ बोला जाता है.
यस देखिए, इवन टुडे नंबर ऑफ लिविंग बींग्स इन वाटर बॉडीज आर मोर देन दैट ऑन लैंड। यहाँ ये बोल रहा है आज वाटर जो बॉडीज़ है, मतलब पानी में रहने वाले जीव है, वो ज़्यादा है बजाय कि लैंड पे रहने वाले जीव। मतलब पानी के अंदर जो वाटर बॉडीज़ है, जो ओशियंस है, सीज़ है, रिवर्स है, उनमें ज़्यादा क्या रहती है, वो रहती है लिविंग बींग्स रहते हैं बजाय कि लैंड के। लैंड पर भी इतने लिविंग बींग नहीं है, उतने लिविंग बींग्स कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, ओशियंस में या जो अदर वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर। वाटर इज़ कंसिडर्ड टू बी वाइटल फॉर लाइफ। क्या है, वाटर को लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी माना गया है कि हमारा जो आज हम भी अगर बिना पानी के रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं। या कोई भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो भी विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते, और जो ह्यूमन बीइंग है वो भी विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो वाटर है वो बहुत ही हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, शायद सभी लोग मर जाएंगे बिना पानी के। तो फिर देखेंगे, along with carbon dioxide, water vapor is equally responsible for the regulation of temperature in the atmosphere। हमने एयर वाले चैप्टर में देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एयर के जो टेम्परेचर है उसके लिए। बट उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो पानी है, पानी कितना मौजूद है उस एटमॉस्फेयर के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं किसको डिसाइड करता है, टेम्परेचर को डिसाइड करता है। फिर स्टूडेंट आप लिखेंगे, एविडेंटली हाइड्रोस्फीयर ऑल्सो हैज़ इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इट एटमॉस्फेयर। यहाँ ये बोल रहा है जो हाइड्रोस्फीयर किसको इन्फ्लुएंस करता है, किसको प्रभावित करता है, एटमॉस्फेयर को प्रभावित करता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो वाटर बॉडीज़ है, वाटर वाला पार्ट जो कहाँ पर, अर्थ पर अवेलेबल है, उसे बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर वाला पार्ट बोला जाता है। ये हमने चैप्टर 1-2 में भी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी। यह सब देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, कि जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्थ पे किस तरह से है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, अर्थ पर किस तरह से उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये हम यहाँ देखेंगे। यस, ऑन दी अर्थ मतलब कि किस लैक्स की फॉर्म में, लैक है, रिवर्स है, पॉन्ड्स हम देखते हैं, सीज देखते हैं, ओशियंस देखते हैं। तो इन जगहों पर हम क्या देखते हैं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है वाटर का। तो यस देखिए, ऑन अर्थ वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर, किसकी फॉर्म में, रिवर है, टैंक्स हैं, लेक्स झीलें हैं, स्नो फील्ड्स हैं मतलब जो बर्फ़ के पहाड़ है वो है, अंडरग्राउंड वाटर है, सीज एंड ओशियंस, यहाँ पर हमें पानी देखने को मिलता है। दे आर ऑल कलेक्टिवली नॉन एज हाइड्रोस्फीयर, और इनको कलेक्टिवली किस नाम से जाना, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। कि ये कलेक्टिवली क्या है, हाइड्रोस्फीयर, जो रिवर्स है या ओशियंस है या सीज है, इनमें जो पानी अवेलेबल है या लेक्स है, तो इन्हें क्या कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। यस स्टूडेंट्स, फिर देखिए 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अर्थ है, टोटल अर्थ है, इसका जो 70% जो पार्ट है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है 70%, और अदर पार्ट जो है वो क्या है 30% जो क्या है लैंड है। अदरवाइज जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो किससे कवर है, पूरा वाटर से कवर्ड है। मतलब वाटर अर्थ पर ज़्यादा है, जो लैंड है वो क्या है, कम है अर्थ पर। यस, फिर देखिए तो 70% पर वाटर हो गया। इन दी सर्दर्न हेमिस्फीयर वाटर एरिया इज़ मोर वाइल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ ये बोल रहा है जो सर्दर्न एरिया है, मतलब अर्थ है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट सर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ ये बोल रहा है इन जो सर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पर वाटर जो एरिया है ज़्यादा है, मतलब यहाँ पानी क्या है, ज़्यादा है वाटर वाला पार्ट कंपेयर टू इसके। यहाँ पर वाटर वाला पार्ट कम है, लेकिन यहाँ पर जो वाटर है वो पानी है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ज़्यादा है। यस, फिर स्टूडेंट देखिए 97 ओनली 3% ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज इन फॉर्म ऑफ रिवर, लेक्स, टैंक्स, ग्लेशियर्स। यहाँ ये बोल रहा है 70% में से भी अगर देखा जाए तो जो 90% जो पानी है, 97% पानी है वो किस फॉर्म में है, या तो सी या ओशियंस में है। 97 मतलब ज़्यादा जो पानी अवेलेबल है वो कहाँ पर अवेलेबल है, सीज एंड ओशियंस में। पानी ज़्यादातर किस में है अवेलेबल है, सी एंड ओशियंस में। एंड ओनली 3% ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, ओनली 3% जो वाटर है वो कहाँ किस फॉर्म में है, रिवर में है, लेक्स में है, टैंक्स में है या ग्लेशियर्स में है।
तो मतलब ज़्यादातर जो पानी है वो सी और ओशियंस में, बहुत ही कम क्वांटिटी में जो पानी है, बहुत ही कम अमाउंट में जो पानी किस में है, रिवर्स, पॉन्ड, टैंक्स, ग्लेशियर्स या लेक्स, इनमें ओनली 3% पानी है। बाकी जो सारा पानी है 97% जो वाटर है वो कहाँ पर है, ओशियंस एंड सीज में है, ओशियंस। तो जो मतलब अवेलेबल वाटर है वो यूज़ करने लायक पानी जो हमारे पास सिर्फ 3% है, बाकी जो ये 97% पानी है इसका कोई यूज़ नहीं है। यस देखिए, However, sea water cannot be used by humans due to salt dissolved in it। यहाँ ये बोल रहा है जो 97% ऑफ वाटर का जो यूज़ है हम लोग नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें सॉल्ट, नमक मिला हुआ होता है, इस कारण से हम इस पानी का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ओनली 3% फ्रेश वाटर इन, 3% ही फ्रेश वाटर किस में, रिवर्स में है, वेल्स, कुओं में है, टैंक्स में है, अंडरग्राउंड है, विच कैन बी यूज फुलफिलिंग डेली नीड्स एंड ड्रिंकिंग। और वही सिर्फ 3% पानी का ही यूज़ हम किस में कर सकते हैं, पीने के लिए कर सकते हैं, या जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ है, जो डेली एक्टिविटीज़ है, उनमें हम लोग कर सकते हैं ओनली 3% वाटर का। तो जो हमारे पास यूजेबल वाटर है वो बहुत ही कम है, मतलब यूज़ करने वाला जो पानी है वो बहुत ही कम है, और जो बाकी इतना सारा पानी है लेकिन ये कोई यूज़ करने वाला नहीं है। यस, नेक्स्ट पेज पर आप लोग देखेंगे, पेज नंबर 44 पर, फ्रॉम स्पेस अर्थ सीम टू शाइन विद ब्लूइश टिंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ ये बोल रहा है फ्रॉम स्पेस, अगर स्पेस से हम देखें तो अर्थ कैसे दिखती हुई, शाइन करती हुई, ब्लूइश टिंट, ब्लू कलर में शाइन करती हुई दिखती है। और ऐसी क्यों दिखती है? क्योंकि पानी अवेलेबल ज़्यादा होने की वजह से जो अर्थ का जो स्पेस से जो कलर नज़र आता है वो कौन सा कलर नज़र आता है, ब्लू कलर, इसलिए इसे वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है, या ब्लू प्लैनेट भी अर्थ को बोलते हैं। हैंस इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पानी अवेलेबल होने की वजह से। और वाटरी प्लैनेट भी इसे बोला जाता है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ हाइड्रोस्फीयर। यहाँ ये बोल रहा है इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, जो प्लैनेट्स या अदर प्लैनेट्स, उनमें सिर्फ जो अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसपे क्या है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर अवेलेबिलिटी है, अदरवाइज जो अदर प्लैनेट्स हैं उन पर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है। यस, डू यू नो, देखिए आप लोग, द वर्ल्ड वाटर डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। हम ये सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को। यस, फिर देखिए वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम लोग देखेंगे। यस, देखिए वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो गया है इस वीडियो के अंदर वो है वाटर साइकिल। क्या होता है देखिए, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज बैलेंस ड्यू टू दी वाटर साइकिल। यहाँ ये बोल रहा है जो वाटर की अमाउंट जो कहाँ पर है, अवेलेबल है अर्थ पर, और वो बैलेंस जो बना हुआ वो किसकी वजह से बना हुआ है, इस वाटर साइकिल की वजह से। इस वाटर साइकिल की वजह से ही अर्थ पर क्या है, वाटर का बैलेंस बना हुआ है। वाटर साइकिल इज द प्रेजेंस बाय विच वाटर चेंज इनटू फॉर्म्स कंटिन्यूअसली एंड सर्कुलेट बिटवीन द एटमॉस्फेयर। यहाँ ये बोल रहा है वाटर साइकिल मीन्स होता है जो एक प्रोसेस चलता है, और वो प्रोसेस क्या चलता है, कंटिन्यूसली वो प्रोसेस चलता है, और सर्कुलेट कहाँ पर होता है, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड लैंड में। मतलब ये जो वाटर साइकिल चल रहा है तो उसका जो पानी आता है वो कहाँ पर आता है, ओशियंस पर आता है, सीज में आता है और लैंड में जाता है। तो यस देखिए, वाटर एंटर द एटमॉस्फेयर थ्रू एवप्रेशन एंड रिटर्न टू द अर्थ बाय कंडेंसेशन एंड पार्टिसिपेशन। यहाँ ये बोल रहा है वाटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो किसे एंटर करता है, एवप्रेशन मतलब भाप बनकर, ज़्यादा गर्मी होती है तो जो पानी है भाप बनकर ऊपर उठता है, एवप्रेशन होता है। और जो रिटर्न फॉर्म में आता है वो किस फॉर्म में आता है, जब वो ऊपर जाके कंडेंसेशन मतलब बादल बन जाता है, उस पानी का बादल बन जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें ड्रॉपलेट्स, पानी की जब बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है तो देन वो पार्टिसिपेशन मतलब पानी की बूंदों के रूप में कहाँ पर आ जाता है, अर्थ पर आ जाता है। कंडेंसेशन मतलब जो ऊपर बादल बना हुआ है, और पार्टिसिपेशन मतलब जो फिर नीचे पानी के रूप में आ गया है, बारिश जो आ गई है। बारिश किसी भी फॉर्म में आ सकती है, चाहे ओले के साथ आ रही है, चाहे बारिश सिंपल फॉर्म में आ रही है, पानी उससे आ रहा है, या ओले और बारिश मिक्स आ रहे हैं, इस तरह से आती है। यस,
precipitation that fall on land evaporate, condense and again fall on land in the form of movement of water is mainly responsible for the distribution of moisturizer over the earth surface। और ऐसा क्यों होता है, एक साइकिल चलता है कि जो मॉइस्चराइज़र जब हो जाती है, नमी जो आ जाती है, तो वो क्या होता है फिर अर्थ के सरफेस पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वाटर का, कि जो बादल है वो कहीं बारिश कहाँ पर ओशियंस पर हो रही है, कहीं सीज पर हो रही है, कहीं लैंड पर हो रही है। वाटर साइकिल का आप लोग डायग्राम भी देखेंगे। यस, यहाँ पर देखिए, लाइक जैसे कि यहाँ पानी है, हाइड्रोस्फीयर है, ये सीज या ओशियन हम इसे बोल सकते हैं। यस, तो देखिए सरफेस का वाटर है, ये ऊपर जाएगा बादल बन के, तो ये कहलाएगा ट्रांसपीरेशन कहलाएगा, ठीक है। देन ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मतलब ये जो बादल है वो क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, तो ये कंडेंसेशन वाली फॉर्म आ जाएगी। और देन ये जब बादल बन के वापस क्या आ जाएगी, बारिश आ जाएगी अर्थ पर ही, तो ये पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से भाप बन के ये ऊपर उठता है, फिर ऊपर पूरा फिल हो जाता है, ड्रॉपलेट्स फिल हो जाती है, तो देन ये वापस पानी के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो इस तरह से ये जो सर्किल है, वाटर साइकिल है, वो क्या है, कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। यस, फिर देखिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे ओशियंस। ओशियंस महासागर के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे क्या होते हैं ओशियंस। यस स्टूडेंट्स, आपने ये वर्ड सुना होगा, इस टर्म से आप लोग नोन होंगे। ओशियंस हिंदी में जिन्हें महासागर बोला जाता है। 5 ओशियंस हमारे लैंड पर है, आप लोगों को नेम भी पता होंगे उनके ओशियंस के। द ओशियंस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो पानी का जो सोर्स है वो क्या है, ओशियंस हैं। दे आर लार्ज वाटर बॉडीज लोकेटेड अराउंड द कॉन्टिनेंट। जो मतलब कॉन्टिनेंट के अराउंड, कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो हमें लार्ज वाटर बॉडीज जो मिलती है वही क्या है, ओशियंस हैं। यह जो 5 मेजर ओशियंस जो अर्थ पे हैं उनके यहाँ नाम दिए हुए हैं। देखिए, फर्स्ट पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सर्दर्न ओशियंस। ये यहाँ पर इनके नेम भी दिए हुए हैं 5 ओशियंस के। आप डायग्राम में देखेंगे ये जो मैप दिया हुआ है, यस ओशियंस कहाँ कहाँ पर है। देखिए, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन दिया हुआ है, साउथ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, फिर साउथ अटलांटिक ओशियंस दिया हुआ है। इंडियन ओशियन आपको दिख रहा है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस आप लोगों को दिख रहा है, साउथ पैसिफिक ओशियन, और ऊपर जो है आर्कटिक ओशियंस है, नीचे जो है सर्दर्न ओशियन है। तो इस तरह से ओशियंस का क्या किया है, पूरे अर्थ पर क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। यह सब हम पढ़ेंगे सैलिनिटी के बारे में कि क्या होती है सैलिनिटी। जो नमकीनपन जो होता है, जो खारापन जो इसके समुद्र के पानी में या ओशन वाटर में होता है, वो चीज़ कहलाती है सैलिनिटी। यस, देखिए, द वाटर ऑफ ओशन इज सॉल्टी वाइल दैट ऑफ रिवर इज फ्रेश। यहाँ ये बोल रहा है जो ओशियन का जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, मतलब नमकीन होता है, उसमें खारापन होता है ड्यू टू रिवर के। और जो रिवर का जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। सी वाटर इज सॉल्टी और स्लाइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर। और यहाँ ये बोल रहा है क्यों होता है ये सॉल्टी ओशियन का वाटर, क्योंकि सॉल्ट प्रेजेंस में, नमक प्रेजेंस होने के कारण वो क्या होता है, ओशियन का जो वाटर होता है सॉल्टी होता है। Yes, the ocean contain large amount of dissolved mineral matter of which sodium chloride constitute more than 77%। यहाँ ये बोल रहा है कि ओशन के जो उसमें क्या मिनरल्स डिजॉल्व, मतलब मिनरल्स मिक्स होते हैं। इसके अलावा 77% जो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड उसके अंदर मिक्स होता है। सोडियम क्लोराइड मिक्स होने की वजह से ही ये जो पानी क्या होता है, नमकीन होता है। फिर देखिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम and potassium are important component which make the river sea water saline। इसके अलावा यही बोल रहा है जो क्या हो रहा है, इसमें पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इस वजह से भी ये जो पानी क्या होता है, खारा होता है समुद्र का। द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन ओशियन वाटर कॉल्ड सैलिनिटी। यहाँ ये बोल रहा है जो क्वांटिटी है, नमक की जो क्वांटिटी है इसमें मिलने के कारण, ओशियन के उसमें पानी में मिलने की वजह से जो पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। नॉर्मल सैलिनिटी ऑफ द सी रिवर इज 35 ग्राम 100 ग्राम वाटर। कि अगर 100 ग्राम वाटर है, कितने ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, तो उसमें से जो 35 ग्राम उसमें क्या है, सॉल्ट है। मतलब इतना ग्राम जो उसमें सॉल्ट है, इस वजह से वो पानी क्या लगता है, हमें नमकीन लगता है। कि 100 ग्राम में सोचिए 35 ग्राम क्या मिला दिया है, नमक मिला दिया, इसलिए वो पानी क्या लगता है, ओशियन वाटर जो हमें क्या लगता है, नमकीन लगता है।
द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन दी सीज इज ड्यू टू रॉक प्रेजेंट इन दैम एंड द मिनरल ब्रॉट बाय द रिवर्स। तो यहाँ ये बोल रहा है जो प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट अवेलेबल होने के कारण इन द सीज ड्यू टू रॉक प्रेजेंट इन दैम, तो इसीलिए वजह से इसमें रॉक प्रेजेंट होते हैं, एंड मिनरल ब्रॉट बाय द रिवर्स, और जो मिनरल्स है वो कहाँ ले जाए जाते हैं, रिवर्स द्वारा ब्रॉट लाए जाते हैं। यस, नेक्स्ट पेज पर हम जो डिस्कस करेंगे पेज नंबर 45 पर। अब देखिए आप लोग, वाटर ऑफ ऑल दी सीज इज़ नॉट इक्वली स्लाइन, मतलब जो सारे जो वाटर है जो सीज के अंदर, जरूरी नहीं कि सारे सीज में जो नमक का जो परसेंटेज है, नमकीन जो परसेंटेज है वो इक्वल हो, बराबर नहीं, किसी में, किसी ओशन में या सी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज़ डिफरेंट इन ईच सी, यहाँ ये बोल रहा है क्वांटिटी जो सॉल्ट की होती है ईच सी में, मतलब हर सी में क्या होती है, डिफरेंट, अलग होती है। एंड सैलिनिटी ऑफ सीज इज अफेक्टेड बाय, और दो चीज़ों से ये जो अफेक्ट होती है क्या है, देखिए, एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर, एक तो फ्रेश वाटर के एडिशन की वजह से, और रेट ऑफ इवेपोरेशन की वजह से कि वो कितना भाप बनकर वो पानी ऊपर उठ रहा है इस परसेंटेज के ऊपर, और फ्रेश वाटर उसके अंदर कितना आके वापस से मिक्स हो रहा है उस सी के अंदर इसके ऊपर, और ओशियन जो करंट्स आती है उसके ऊपर, इन तीन चीज़ों के ऊपर जो उस समुद्र के पानी का खारापन डिपेंड होता है कि उसमें वापस से फ्रेश वाटर कितना आके मिल रहा है, सेकंड जो है कितना पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा है, और थर्ड जो है कि जो ओशियन करंट्स किस तरह से उसमें आती है, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है सैलिनिटी ऑफ ओशियन, मतलब पानी का जो खारापन है। देखिए, सैलिनिटी ऑफ दोज सीज रिमेन लो वेयर रिवर कंटिन्यू टू प्योर फ्रेश वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। अगर यहाँ ये बोल रहा है उन समुद्र में या उन महासागरों में क्या रहती है, सैलिनिटी, खारापन क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, जहाँ फ्रेश वाटर जो लार्ज क्वांटिटी में अगर आके मिलता है तो कम रहता है। अगर फ्रेश वाटर आकर मिल रहा है तो उसका जो समुद्र का खारापन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, इन द साउथ ऑफ इंडिया देयर बे ऑफ बंगाल और वन साइड द अरेबियन सी, हमारे इंडिया की एक तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ जो है अरेबियन सी है। आउट ऑफ द टू सैलिनिटी ऑफ अरेबियन सी इज़ हायर, तो उन दोनों में से जो अरेबियन सी है वो बहुत ज़्यादा खारा है, उसमें जो नमकीनपन है बहुत ज़्यादा है। कैन यू टेल वाई, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? तो रेट ऑफ इवेपोरेशंस, देखिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ द सी, मतलब कि पानी कितना भाप बनकर ऊपर उठ रहा है इसके ऊपर भी जो वो नमकीन जो वो सॉल्ट परसेंटेज डिपेंड करता है। ड्यू टू ग्रेटर इवेपोरेशन द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इंक्रीज, अगर पानी ज़्यादा भाप बनकर ऊपर उठ रहा है तो बचे हुए पानी में ऑब्वियसली जो सॉल्ट परसेंटेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सॉल्ट परसेंटेज इंक्रीज होगा तो पानी क्या लगेगा, हमें खारा लगेगा, नमकीन लगेगा। दैट इज़ वाई द सैलिनिटी ऑफ द सीज लोकेटेड नियर द टॉरिड रीजन इज़ द अबाउ एवरेज, यहाँ ये बोल रहा है कि अगर टॉरिड रीजन आसपास होता है इस वजह से ऐसा होता है। फिर देखिए, मोर एवर ओशियन करंट्स जो है ऑल्सो अफेक्ट द सैलिनिटी, ओशियन जो करंट्स है वो भी अफेक्ट करती है इसको। फ्रेश वाटर फ्रॉम द पोलर रीजन्स इज कैरीड टूवर्ड द इक्वेटोरियल रीजन बाय ओशियन करंट्स एंड सलाइन वाटर प्रेजेंट नियर द इक्वेटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड द पोलर रीजन। यहाँ ये बोल रहा है कि जो फ्रेश वाटर आता है पोलर रीजन से वो कहाँ ले जाया जाता है, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, जो ओशियन करंट से उसे कहाँ ले जाती है, इक्वेटोरियल रीजन की तरफ। एंड स्लाइन वाटर प्रेजेंट नियर द इक्वेटर, स्लाइन जो वाटर है, खारा पानी कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में, इस डिस्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड द पोलर रीजन, और इस तरह से वो जो क्या होता है उसका पोलर रीजन में जो उस पानी का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये 3 थिंग्स हमने देखी है जिसके ऊपर क्या है, जो ओशियंस है या सीज है उनका सैलिनिटी डिपेंड होती है, उनका जो खारापन डिपेंड होता है। सैलिनिटी इज मैक्सिमम इन दी सी ओशियन लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बिकॉज द नंबर ऑफ रिवर एंड इंसिडेंस ऑफ रेन इज लो इन एरिया बट द टेम्परेचर इज जनरली हाई। इसके अलावा यहाँ ये बोल रहा है कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वो है सी, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के आसपास है, तो क्या होगा, वहाँ पर जो रेन है वो कम होगी और उस एरिया में क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो नमकीन है वो पानी बहुत ज़्यादा नमकीन सॉल्टी वाला हो जाएगा, सॉल्टी वाटर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि पानी ये भाप बन के ऊपर उठ रहा है और फ्रेश वाटर भी उसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा, तो जो पानी है वो क्या हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। फिर देखेंगे हैंस इवेपोरेशन इज
मोर एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज लेस। और ऐसा क्यों हो रहा है? एवोपरेशन मतलब पानी भाप बनकर तो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, लेकिन वहाँ पर फ्रेश वाटर है ही नहीं। क्या? क्योंकि वहाँ बारिश बहुत कम होती है, इस वजह से। एविडेंटली देयर इज़ एन इंक्रीज इन सैलिनिटी, evaporation is high even near the equator, but due to rains many rivers keep supplying fresh water in large quantities, hence the salinity remain low। यहाँ ये बोल रही है बहुत सारे जो समुद्र है या ओशन है उनका पानी बहुत ही कम सॉल्टी होता है, बहुत ही कम नमकीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उनसे जो रिवर से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने साथ क्या ले जाती है? फ्रेश वाटर ले जाती है, और वो फ्रेश वाटर जाकर ओशंस या सी में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। तो इस वजह से इस रीज़न से वहाँ जो वाटर एक क्या होता है? कम सॉल्ट होता है, कम नमकीन होता है, क्योंकि उनमें फ्रेश वाटर जो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अब हम देखेंगे सैलिनिटी इज रिलेटिवली हायर इन द सीज विच आर पार्शियली सराउंडेड बाय द लैंड सच एज द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, पैसिफिक गल्फ। यहाँ पर जो क्या है? जो हाई है क्या है? जो सैलिनिटी है, और द डेड सी हैज़ मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जो सॉल्टीपन है वो कहाँ पर है? डेड सी में। मतलब डेड सी का पानी जो सबसे ज़्यादा खारा पानी है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर और दिस मूवमेंट, कि किस तरह से जो पानी है वो सर्कुलेट होता है। सॉरी, सर्कुलेशन ऑफ वाटर हम यहाँ पर देखेंगे। यस, वाटर ऑफ द ओशन इज़ नेवर स्टिल। यहाँ बोल रहा है ओशन का वाटर कभी भी स्टिल नहीं रहता है, मतलब एक जैसा नहीं रहता है। मैनी फैक्टर्स रिमेन एक्टिव टू कीप इट मूविंग। यहाँ ये बोल रहा है इसको मूव कराने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं ओशन के वाटर को। द मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज। तो किस तरह से उन्होंने कैटेगराइज किया है उसको देखिए। सबसे फर्स्ट जो है वेव्स, वेव्स मतलब लहर है। फर्स्ट जो है वेव्स, यस देखिए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द ओशनिक वाटर आर नॉन एज वेव्स। यहाँ ये बोल रहा है वाटर का अपवर्ड एंड देन डाउनवर्ड होना, ये चीज़ कहलाती है वेव्स। जो समुद्र में लहरें आती हैं उनके बाद तो अपवर्ड होता है, देन डाउनवर्ड, देन अपवर्ड, देन डाउनवर्ड। तो ये लहरें जो हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। इन इट वाटर डज नॉट लीव इट्स प्लेस। और यहाँ पर जो वाटर है वो इस प्लेस पर नहीं रहता है, मतलब पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। फिर देखिए द वाटर इन द ओशियन राइज एंड फॉल अल्टरनेटली। यहाँ ये बोल रहा है जो ओशियंस होते हैं उनमें अल्टरनेट, कि एक बार क्या हो रहा है? राइज होगा देन फॉल, एक राइज फॉल, मतलब एक बार पानी ऊपर उठेगा देन फॉल होगा, देन फिर राइज होगा देन फॉल होगा। तो इस तरह से अल्टरनेट है वो चलता ही रहता है ओशियन वाटर में। वेव्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड्स। और ये जो वेव्स जो आती है, लहरें वो जो आती है, उसका किस कारण से आती है? विंड्स, हवा की वजह से। हवा की वजह से वो क्या आती है? लहरें आती हैं। द साइज एंड फोर्स ऑफ अ वेव डिपेंड अपॉन द स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ द विंड। यहाँ ये बोल रहा है जो वेव की साइज़ कैसी होगी या वेव का शेप कैसा होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ विंड, हवा की स्पीड के ऊपर जो वेव है उसका ये डिपेंड करता है साइज एंड शेप। ये हवा अगर तेज़ी से आ रही तो लहरें भी तेज़ी से आएगी। फिर देखेंगे वाटर राइजेस फ्रॉम द सरफेस टू एन एप्रिसिएबल एंड हाइट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ विंड एंड देन फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ ये बोल रहा है उस जो पानी है वो क्या होता है? राइज होता है, ऊपर उठता है एंड देन वापस से क्या होता है? नीचे जाता है। ये ग्रेविटेशनल पुल जब लगता है, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो पॉइंट होता है, कि हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, इसे हम बोलते हैं आर नॉन एज क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। वेव्स रिमेन कन्फाइड टू द सरफेस ऑफ द वाटर। और जो वेव्स है वैसे वो सरफेस, ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाता है क्रेस्ट, मतलब ऊपर उठना तो हम बोलेंगे क्रेस्ट, नीचे जब जा रहा है तो ये चीज़ कहलाएगी ट्रॉफ। ठीक है, पानी का ऊपर जाना, ऊपर वाला पॉइंट तो कहलाएगा क्रेस्ट, और नीचे वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? ट्रॉफ कहलाएगा। यस, आपको ये जो वेव्स है उसका डायग्राम भी आपको बुक में दिख रहा है। देन वी डिस्कस पेज नंबर 46 पर देखिए कि दे हैव नो इफेक्ट इन डीप वाटर। डीप वाटर पर इफेक्ट्स नहीं आता है, मतलब कोई प्रभाव नहीं आता है जो गहरे पानी पर। वेव्स कॉज्ड बाय स्ट्रॉमी विंड्स
कॉल्प्योर्ड बाय साइक्लोन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लीव एंड प्रॉपर्टी। जो वेव्स आती है वो अगर साइक्लोन तूफान की वजह से आ रही है तो वो प्रॉपर्टी को और इसको क्या करती है, डैमेज करती है। अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज कैन ऑल्सो क्रिएट वेव्स इन द ओशियन। तो जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, या वॉल्केनो ज्वालामुखी पड़ती है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो ओशियंस में क्या आती है, वेव्स आती है, लहरें आती हैं। यस स्टूडेंट्स, हमने वेव्स देखी है। नाउ वी डिस्कस केस स्टडी। आज हम केस स्टडी देख रहे हैं। यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है आप लोगों की बुक में, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यस देखिए, सुनामी जो आई थी 26 दिसंबर 2004, उसके ऊपर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सुनामी आर ऑलवेज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर। यहाँ ये बोल रही है जो सुनामी जो क्रिएट होती है सी के फ्लोर पर, मतलब जो समुद्र है वो जो हमें दिख रहा है फ्लोर, वहाँ पर सी फ्लोर पर क्रिएट होती है। दे आर कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, और ये किस वजह से होती है, अर्थक्वेक भूकंप आने की वजह से, विच अकर अंडर द सी फ्लोर ऑफ द ओशियन। जो ओशियन है उसके जो अंदर, उसका जो फ्लोर है, सी का जो फ्लोर है अंदर, मतलब जैसे हम यहाँ फ्लोर देखते हैं अपने रूम में, वैसे ही सी के अंदर भी क्या होता है, फ्लोर होता है। तो वो उस फ्लोर से वो क्या होती है, अकर होती है। अ डिवास्टिंग सुनामी हिट 11 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो इसने जो ये सुनामी आई थी, इसने 11 कंट्रीज़ को इफेक्ट किया था। साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज़ हैं, ऑन 26 दिसंबर 2004 को आई थी, किलिंग मोर देन 1,50,000 पीपल। 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, मतलब 1,50,000 से भी ज़्यादा लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल असेसमेंट 10,136 पीपल वर किल्ड। इंडिया में कितने लोगों की डेथ हुई थी, 10,136 लोगों की मृत्यु हुई थी। एंड 1000 बिकम होमलेस, और हज़ारों लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। मतलब इतना खतरनाक सुनामी थी कि जो घर क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। एंड सुनामी विच ऑर्गनेट नियर द इंडोनेशिया आइसलैंड ऑफ सुमात्रा। कहाँ से जो ये उत्पन्न हुई थी, जो सुनामी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इंडोनेशिया में जो आइसलैंड है सुमात्रा, वहाँ से। एंड हिट द सर्दर्न पेनिनसुलर कोस्ट, और उसने साउथ का जो पेनिनसुलर कोस्ट है वहाँ तक हिट किया था। और कब हिट किया था, 26 को दिसंबर 2004 को किया था। इट वॉज ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक इन इंडियन ओशियन विच मेजर 9.0 ऑन रिक्टर स्केल। और ये जो सडनली चेंज आया था, ये जो आई थी सुनामी, ये अचानक से आई थी, और इसका जो रिक्टर स्केल था वो कितना था, 9.0 पर इसको मेज़र किया गया था। ये सुनामी अफेक्टेड कंट्रीज़ का यहाँ आपको मैप में दिख रहा होगा कि यस 9 ये कहाँ से ऑर्गेनेट हुई थी, और देन कहाँ तक, यहाँ से जैसे लिख के फिर ये कहाँ तक फैली थी, वो आपको इसका डायग्राम आपकी बुक लोग में दिया हुआ है। तो यस स्टूडेंट्स, आज जो पार्ट 1 है आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। जो पार्ट 1 में हम लोगों ने न्यू वर्ड्स देखे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमने यहाँ देखा है। वाटर साइकिल देखा है, ओशियंस देखा है, और जो ओशियन का पानी सॉल्टी क्यों होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। और नाउ इन पार्ट 2 वी डिस्कस अबाउट ओशियंस, करंट्स एंड टाइड्स एंड अदर थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, योर पार्ट 1 इज कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।